नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज साल 2024 का आखिरी दिन है। ये साल बहुत सारी खट्टी मीठी यादें लेकर विदाई ले रहा है। कल से नया साल होगा 2025। 2025 में बहुत कुछ होना है। तो जो बीता साल है इसका भी हिसाब किताब जो भी रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ भारतवर्ष में एक परंपरा है, छठ पूजन पर डूबते सूरज को भी नमन करते हैं, अर्घ देते हैं। तो आज 2024 को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, विदाई दे रहे हैं और 2025 का बाहें फैलाकर स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। नए साल को लेकर युवाओं में जोश है। बहुत सारे वर्ग हैं, उनको उम्मीद है कि जो नया साल होगा वो और बेहतर होगा और हम इसी उम्मीद में साल दर साल रहते हैं, एफर्ट करते हैं, डालते हैं एफर्ट कि अगला साल तो और अच्छा होगा, और होता भी है। जाते जाते साल 2024 बहुत सारी यादें छोड़े जा रहा है। कुछ ऐसे नुकसान भी हुए इस वर्ष जिनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। भारत रत्न रतन टाटा, उनको सही मायने में हम भारत रत्न कहते हैं। असली भारत रत्न रतन टाटा थे। वो इस साल 24 में नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी चंद दिन पहले इस दुनिया से विदा ले गए। जाने माने अर्थशास्त्री, भारत के 2 बार प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, बहुत सारी जो उनके पीछे पदवियां लगी थी, ऐसे एक महान सपूत और भारत को भोजन की गारंटी, रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी जैसे तमाम मूलभूत चीजें देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें छोड़कर चले गए। मनमोहन सिंह का शरीर चला गया है, लेकिन उनकी किए काम सदियों तक याद किए जाएंगे। जब भी भारत में आर्थिक सुधारों की बात होगी तो उसके अग्रणता के रूप में, उसके प्रणेता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही नाम लिया जाएगा। बहुत सारी हस्तियां इसके अलावा भी इस दुनिया से विदा हो गई। कुछ घटनाक्रम घटे, वो भी इतिहास में दर्ज हुए। महानायक के रूप में, राजनीति के महानायक के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, और पूरे देश के लिए भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए एक लंबे अरसे के बाद, धारा 370 को खत्म करने के बाद चुनाव हुए और वहां एक नई सरकार बनी। 10 साल बाद भारत को नेता विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष मिला राहुल गांधी के रूप में। 10 साल तक कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। इसरो ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, अद्भुत कार्य किए, उनको लेकर भी। और जो सर्वाधिक चर्चा जिस कार्य की हुई वो अयोध्या में रामलला के मंदिर का लोकार्पण। अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो एक अद्भुत और अलौकिक घटनाक्रम भी इसी वर्ष रहा। 2024 के आम चुनाव के ठीक पहले। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें होनी है, उनकी उम्मीद है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये साल अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा कुछ काली यादें भी छोड़कर जा रहा है, जिससे आज के दिन, साल के आखिरी दिन हम शर्मसार हो रहे हैं। मणिपुर के लिए हम माफी मांग रहे हैं। और आज बहुत लंबे अंतराल के बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर
एन वीरेंद्र सिंह ने भी माफी मांगी, कहा सॉरी। खैर, जाते हुए साल में हम वीरेंद्र सिंह को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पता नहीं कहां उनका हृदय परिवर्तित हो गया। लंबे वक्त से इस देश का हिस्सा है मणिपुर, लंबे वक्त से वहां पर हिंसा चल रही है, महिलाएं निर्वस्त्र की गई, हमारी बहन बेटियां वहां निर्वस्त्र की गई। 2024 इस काले अध्याय को भी नहीं भूल पाएगा। राज्य में शांति कब बहाल होगी ये पता नहीं, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं कन्फेशन वीरेंद्र सिंह का आया, इसका क्या असर होगा, या इस कन्फेशन के साल के अंतिम दिन कोई राजनीतिक मायने हैं, पता नहीं। नए साल पर नए नए बदलाव भी आहट दे रहे हैं। क्या इन बदलावों से जिंदगी बदलेगी क्या? मंथन में आज इस पर भी बात करेंगे। नए साल पर नए बदलाव, नया बदलाव, जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, आम आदमी की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम जब इस साल को विदा कर रहे हैं 2024 को, तो नए साल में हमें क्या बदलाव मिलेगा, हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला, आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, रोज कमाने खाने वाला, उसके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हमारे सहयोगी ने यह बताया है कि क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। एलपीजी की कीमतों में बदलाव होने वाला है, जैसा कि जानकारी दी गई है। ईपीएफओ के सदस्यों के लिए एटीएम सुविधा, फोन के लिए यूपीआई लिमिट बढ़ाई जाएगी, फिक्स डिपॉजिट में बदलाव किया जा रहा है, सेंसेक्स बैंकेस और सेंसेक्स 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट की तारीख बदलेगी, यूपीआई का भुगतान में भी कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। खैर, बहुत सारी चीज़ें बदलने जा रही हैं। तो इन बदलावों को लेकर भी हम लोग क्या सोचते हैं। एक अहम उपलब्धि पेरिस ओलंपिक में भारत के जो मेडल वीर हैं उनको लेकर रही। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, उम्मीद गोल्ड की थी। और एक घटनाक्रम और भी रहा कि हम महिला कुश्ती में स्वर्ण जीतते जीते, रजत तो हम जीत ही गए थे, स्वर्ण जीतते जीते हम जीरो पर आ गए, क्योंकि हमारी पहलवान विनेश फोगाट ओवरवेट हो गई थी, बस कुछ ग्राम। तो इस तरीके के घटनाक्रम खेलों में भी हमने डंका बजाया है, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। बहुत सारे काम किए इस सरकार ने। इसरो के कमाल के स्पेस मिशन के नाम भी ये 2024 का साल याद किया जाएगा। इसरो ने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता, विश्व शतरंज के बादशाह बने डी मुकेश। तो बहुत बहुत सारी उपलब्धियां, ढेरों उपलब्धियां अगर हम लेकर बैठेंगे तो पूरे लिखते लिखते कई पन्ने भर जाएंगे। लेकिन मूल क्या आम आदमी की जिंदगी में नया साल क्या बदलेगा, इसके लिए सरकारों ने क्या तैयारी की है, जो सिस्टम के लोग हैं उन्हें कैसे चलना चाहिए, इस देश के विपक्ष को कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहुत सारे सवालात हैं। इन पर हम चर्चा भी करेंगे, एक्सपर्ट भी हमारे सामने होंगे। एक रिपोर्ट देखिए पहले। साल 2024 आज विदाई ले रहा है और नए साल 2025 के स्वागत की तैयारी तेज है। नए साल को लेकर युवाओं में जोश है और वहीं साल 2024 जाते जाते अपनी यादें हम सभी के बीच छोड़े जा रहा है। इस साल कई ऐसे प्रमुख पल रहे
जो यादगार रहे। कुछ बिछड़े मिले तो कुछ बिछड़ गए। कई ऐतिहासिक पल भी रहे, जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने और भी कई बड़े ऐतिहासिक पल 2024 के साथ हम लोगों ने मनाए। पर जाते जाते साल 2024 ने रुला भी दिया। हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके किए गए लोकहित जन कल्याणकारी कार्यों ने हमेशा उन्हें जिंदा रखा है और हमारे बीच वो सदैव रहेंगे। वही नया साल कुछ ही क्षण में आने वाला है, फिर नया जोश, फिर नया उत्साह। लेकिन आज आधी रात को ठीक 12 बजे के बाद से देश में बड़े बदलाव भी होने जा रहे हैं। कई ऐसे अहम नियम जो बदल जाएंगे, जो सीधे आपकी जिंदगी पर भी प्रभाव डालेगा। आधी रात के बाद नए साल में पर्सनल फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिलेंगे। 1 जनवरी 2025 से जिन चीजों में बदलाव होने जा रहे हैं, उनमें रसोई गैस एलपीजी की कीमतें, यूपीआई यूजर्स के लिए नई फैसिलिटी और ईपीएफओ मेंबर्स के लिए नई सर्विसेज शामिल हैं। ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इन बदलावों के बारे में नहीं जानने पर आप कुछ बेहद जरूरी चीजों को भी मिस कर सकते हैं, जिसका फायदा उठाने से वंचित भी हो सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। नए साल, नया बदलाव, क्या उम्मीद कर रहे हैं और पुराने साल में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, उसको भी हम इस कार्यक्रम में रखेंगे सामने। हमारे साथ कई विद्वान जन जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, विद्वत जन और भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। विनोद आनंद जाने माने विश्लेषक हैं, एग्री और सहकारिता को लेकर लंबे समय से काम कर रहे हैं, एमएसपी कमेटी के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत, बहुत धन्यवाद। रुस्तम मुरिंडा किसान नेता हैं पंजाब के, इस समय बॉर्डर पर, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर पे लगातार ये लोग धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, मौजूद हैं हमारे साथ में। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश नारायण वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, बहुत स्वागत। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। और चूँकि हमारे पूर्वी भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, झारखंड में छठ का पर्व मनाया जाता है बहुत धूमधाम के साथ में। मुझे लगता है देश में ऐसा पहला पर्व होगा। अमूमन आम तौर पर ये परंपरा और चलन है कि जो डूबता है उसको कोई नमस्कार नहीं करता। डूबने का मतलब या तो कोई रिटायर होता है, या अपने काम में असफल होता है, या उससे कोई मतलब लेना देना ना हो, ऐसे लोगों को कोई प्रणाम नमस्कार नहीं करता है। लेकिन छठ पर्व हमें इस बात की सीख देता है कि जिस तरीके से डूबते सूरज को अर्घ दे के हम पर्व को मनाते हैं, उसी तरीके से हम आज इस साल की विदाई कर रहे हैं, नया साल। हालांकि इस बार मुझे टेलीविज़न मीडिया में और डिजिटल मीडिया में बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली, और जो टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया। देश के बहुत बड़े बड़े पत्रकारों, विश्लेषकों, संपादकों ने अलग अलग शो किए ये बताने के लिए कि हम लोग ये जो नया साल ये वाला मनाते हैं, ये गुलामी का प्रतीक है। ये 200 साल से मनाया जा रहा है सिर्फ। उससे पहले हम चैत्र में जो हमारा नववर्ष आता है, विक्रम संवत, उसको मनाते थे, उसी से हम चलते थे, वही कैलेंडर था। कई संपादकों को तो मैंने देखा कि उन्होंने तुलना कर दी कि भाई दुनिया में ईसाई कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, ईसाई अडिग हैं, मुसलमान अडिग हैं, लेकिन तीसरे नंबर का जो धर्म है हिंदू सनातन, वो समझ ही नहीं रहा कि उसको करना क्या। उसके अनुयायी
ईसाइयत को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक विमर्श मीडिया में, भारतीय मीडिया में देखने को मिला। सोशल मीडिया में तो ऐसे ऐसे पोस्ट की, ऐसे मतावलंबियों की भरमार है। लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ में मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर ऐसे लोग वो लोग हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। विक्रम संवत से अब नया साल मनाने से किसने रोका? हम लोग बचपन में गाँव में रहते थे तो उस वक्त जब नया साल आता था विक्रम संवत का, तो जौ की बाली को गुड़ में उस दिन पूजन होता था, उसको मिला के हम लोगों को प्रसाद खिलाया जाता था, उसके ऊपर मट्ठा पिलाया जाता था। तब हम लोग कहते थे आज नवा है, यानी नव वर्ष शुरू हो रहा है। अच्छी खासी हमें खूब याद है, खूब नवा। हमारे ताऊ जी ये पूजन किया करते थे और वो कहते थे कि भाई आज नवा है, आज से नया साल शुरू हो रहा है। तो किसने रोका? और कहे कौन लोग रहे हैं कि मंगल को ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आधी रात के बाद 12 बज गया है तो ये काम कर लेंगे। ऐसे लोग कहते हैं ज़्यादा। ठीक है, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बिल्कुल याद रखना चाहिए। जो कौमें अपनी संस्कृति को भूल जाती हैं वो खुद को भूल जाती हैं, ऐसा मेरा प्रबल मानना है। खैर, नए साल को लेकर इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन हमारी बाध्यता है कि हमारा सारा सिस्टम इसी कैलेंडर से चल रहा है। जो कैलेंडर अंग्रेज फॉलो करते थे, पूरी दुनिया में बहुत सारे बड़े पैमाने पर यह कैलेंडर फॉलो होता है। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं या जो आगे जुड़ेंगे, मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि आज बातें सकारात्मक ही होनी चाहिए। साल के अंतिम दिन कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अपने विचार रख सकते हैं, मैं किसी को ये बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ तो अच्छा ही अच्छा बोलिए ना, अपने उद्गार जरूर रखिए, लेकिन आपस में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने आज न्यूज़ रूम में भी कह दिया था कि आज कोई ऐसी बात नहीं होगी। आज सिर्फ हम लोग प्रगति, देश की प्रगति, संस्थान की प्रगति, बहुत सारी प्रगति पर ही बात करेंगे और उसमें समालोचना के रूप में अपने विचार रख सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम इस देश के जाने माने एक्सपर्ट विनोद आनंद साहब से शुरू करेंगे। विनोद जी, मैं सीधे आप ही का रुख कर रहा हूँ। इस देश में बहुत सारे काम हुए अब तक और अभी भी वर्तमान में भी हो रहे हैं। चूंकि आपकी एक्सपर्टाइज है कृषि और सहकारिता, तो मैं चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को आप बताएं कि ये देश, ये दोनों बड़े विषय हैं, रीढ़ की हड्डी मैं मानता हूं कृषि और सहकारिता को, देश की। उस ओर हम कहां चले हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या और करने की जरूरत है, क्या समाधान होने चाहिए? विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, और जितने हमारे पैनल में सभी लोग बैठे हैं सबको, सबका हार्दिक अभिनंदन। आज साल का आखिरी वर्ष है और सनातन संस्कृति में हम कभी भी किसी की अवहेलना नहीं करते हैं, या वो नया वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर का हो या वैदिक कैलेंडर का हो, शक संवत का हो या विक्रम संवत का हो। हर दिन हमारे लिए एक उत्साह होता है, हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत होती है। यह वर्ष जाना जाएगा कुछ नए शुरुआतों के लिए, और खास करके कृषि और मजदूर, जो किसान मजदूर के लिए जो सबसे बड़ी शुरुआत इस वर्ष में मानी जाएगी वो होगी बायो एनर्जी की। जो किसान अभी तक ये कहता आता था कि हमको एक अल्टरनेटिव रास्ता दीजिए कि हमारे अनाज का दाम कम मिलता है हमको जी, और क्या रास्ता क्या है। तो एक कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में 1,09,000 करोड़ रुपए दे दिया गया और ये साबित कर दिया गया कि आप मक्का उगाएं या पराली आपकी है, या फिर आप जो भी फसल उगा रहे हैं उसमें से, जैसे खास करके जो हमारे चीनी के जो गन्ने के जो उत्पादक थे हमारे किसान, तो 1,09,000 करोड़ रुपए उनको डीबीटी करके यह बता दिया गया कि आप सिर्फ और सिर्फ अनाज के उत्पादक अन्नदाता नहीं है, आप ऊर्जा के भी उत्पादक हैं। और 18%, आप ध्यान दीजिएगा, फॉसिल फ्यूल में 18% मिला दिया गया। तो यानी कि 18% के हमारे किसानों ने
फॉरेन करेंसी भी बचा दी। दूसरा जो यह वर्ष माना जाएगा वह किसान मजदूरी के लिए यह माना जाएगा जो डिजिटल मिशन है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने ये कहा कि हम एक किसानों के लिए किस फार्मिंग के लिए, ग्रामीण भारत के विकास के लिए हम एक नया सैटेलाइट छोड़ेंगे जी। जो कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी का होगा, यानी कि हमारे पास जो डेटा उससे संबंधित होगा उसका दुरुपयोग हम नहीं करेंगे। जो ट्रेसिबिलिटी की बात की जाएगी वो हमारे पास होगा। ये दूसरा खास करके जो एक बड़ी विक्ट्री होगी, ये किसानों की बातचीत हुई। तीसरा जो माना जाएगा, जो 2026 तक एक हमारा जो संकल्प लिया गया कि जो नक्सल प्रभावित हमारे जितने भी जिले हैं, जो ब्लॉक है, वो भारत को एक जीरो नक्सल क्षेत्र घोषित कर किया जाएगा। जी। तो हमारे यहाँ जो सारी असुविधाएं हैं होती है, खास करके जो एक हाशिए पे इतना बड़ा डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट रहा इतने वर्षों से, और ये टारगेट नहीं ले पाया था, तो 2026 तक जीरो नक्सलिज्म होगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बिहार झारखंड से, बचपन से नक्सलिज्म झेल रहा हूँ, तो ये तीसरा सबसे बड़ी बात होगी। चौथी जो वैश्विक प्लेटफॉर्म है, जैसे पैक्ट टू द फ्यूचर, जहां यूनाइटेड नेशन की बातचीत की जा रही थी, ये एसडीजी हमारे तरफ से होगा। हमारे वित्त मंत्री ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मीटिंग में जाकर के उनको चेतावनी दी कि आप हमारे देश का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तय नहीं करेंगे, जी। हमारे देश का फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हम तय करेंगे। तो ये चौथी सबसे बड़ी विजय हुई है हमारी। पांचवी जो सबसे बड़ी विजय है कि बहुत सारी संस्थाएं जो किसानों से संबंधित थी, जैसे नाफेड है और तमाम इस तरीके की कई ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रतिवर्ष घाटे में जाती थी, वो सारी संस्थाएं जो है अब वो प्रॉफिट में जा रही है और उसका फायदा 3 टियर में वापस किसानों को मिल रहा है। यह भी दिखा दिया गया कि सिर्फ बातचीत नहीं की जा रही है कि 2.5 लाख पैक्स बनाए जाएंगे, बल्कि 10,000 से ज्यादा मल्टीपर्पज पैक्स पिछले 86 दिनों में बना करके, और पिछले सप्ताह ही उसका उद्घाटन किया गया। उसको बताया गया कि मछुआरों के लिए भी एक मल्टीपर्पज पैक्स बन सकता है, डेयरी के लिए भी नया मल्टीपर्पज पैक्स बन सकता है। पांचवी जो सबसे बड़ी विजय है दुर्गेश जी, जिस पे हम सब ध्यान दें, जी। देखिए साहब, ऐसा था कि पैक्स तो पहले भी था, कोई नई चीज नहीं है, परंतु पैक्स रजिस्टर में हुआ करता था, उसका कोई कंप्यूटराइजेशन नहीं था। और कई पैक्स ऐसे थे जिसमें 2 करोड़ का टर्नओवर होता था, लेकिन कागजों पे होता था, उसकी डायरी मेंटेन की जाती थी, रात भर में बदल दी जाती थी। जी। सारे पैक्स को कंप्यूटराइज करके और उसको एक सीबीएस से डाला गया, यानी कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एक सीबीएस सिस्टम है, अब माफ कीजिएगा मैं किसी बैंक का नाम लेना चाहता, जिस तरीके से बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक सीबीएस सिस्टम है, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम में भी एक सीबीएस सिस्टम आया, जिसको लेकर के हमारे माइक्रो फाइनेंस के इंस्टीट्यूशंस, हमारे वैसे इंस्टीट्यूशन जो ग्रामीण भारत में 36% सैकड़े 10 पे इंटरेस्ट लगाते थे, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, उसका पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के 6 नई बातें हैं जो मैंने आपको बताई। और 7वीं नई बात, जो हॉर्टिकल्चर में जो उत्पादन हो रहा है और जो अब विकासोन्मुखी चीजें चल रही है, लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही है, नॉर्थ ईस्ट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका एक दूरगामी प्रभाव निकलेगा। हमारे नॉर्थ ईस्ट के किसान को दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, वो नॉर्थ ईस्ट से ही सीधा सिंगापुर या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को खंगाल सकता है। और जिस प्रकार से वहां पे सारी सुविधाएं दी जा रही है, उनको एक नए तरीके से सारा कुछ जोड़ा जा रहा है, तो भारत का किसान बहुत खुश है और उनको कोई वैसी तकलीफ अभी जो है पूरे भारत के किसानों को नहीं दिखती। और वो राजनीतिक रूप में भी जीत में हासिल हुई कि तीसरी बार सारी दुनिया एक तरफ, हमारे नरेंद्र मोदी एक तरफ फिर से प्रधानमंत्री बनी गए, और सबने सारा हिसाब किताब कर लिया। हरियाणा भी जीत गए जी, महाराष्ट्र भी जीत गए, और दिल्ली में भी जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं वो बता देंगे कि राजनीति क्या होती है और किसान आंदोलन क्या होता है। तो किसान आंदोलन का हमेशा से स्वागत इस देश में हुआ है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, 1975 था और वही सरकार वापस आई जो उस आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने वापस यह स्थापित किया, प्रजातंत्र को स्थापित किया, और प्रजातंत्र बड़ा बढ़िया चल रहा है। वो आपका प्रजातंत्र का सच रिफ्लेक्शन आपको दिख गया है। तो ये मुख्यतः मैंने आपको 7 बातें बताई जो इस देश में किसान और मजदूर से संबंधित जो भी हुआ है उसमें एक नया बदलाव लाएगी, एक आमूल चूल मील का पत्थर होगी। यह एक आर्थिक समानता के लिए यह वर्ष जाना जाएगा, जो शुरुआत की गई है, इससे आर्थिक समानता आएगी, असमानता कमेगी, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। और ये आसपास में ये आने वाले 4-5 वर्षों में जब हम डिलिमिटेशन करेंगे, जब 2026 में हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातचीत करेंगे, तो ये उसके लिए एक प्रॉपर पिरामिड स्ट्रक्चर बना के दे रही है कि हमारा किसान, हमारा मजदूर किस प्रकार से निर्णय लेगा
हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा युवक है वो किस प्रकार से इनकैश करेगा, और हमारा देश फिर से जो एक सोने की चिड़िया कही जाती थी, हम वापस 2029-2030 तक वहां पहुंचेंगे। 2047 तक का जो संकल्प है, और खास करके जो 2070 का संकल्प लिया हुआ है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से बायो एनर्जी की चीजें चल रही है और नेट जीरो इमिशन की बातचीत हो रही है, 2040 में 2045 में हम दिल्ली में आसमान में तारे वापस देख पाएंगे, जो कि अनाच्छादित रहता है, आच्छादित रहता है गैसेज से। तो फॉसिल फ्यूल और ग्रीन एनर्जी का बोलबाला होगा, और उस ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन का फायदा वापस गांव में जाएगा, और हमारा गांव विकास होगा, ग्राम जी। स्वराज्य की स्थापना की जाएगी, प्रतिस्थापित होगा ग्राम स्वराज्य, यही राम राज्य होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से विनोद आनंद जी ने बताया। वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तक हम सोने की चिड़िया भारत को बना देंगे। ऐसे सरकार के काम चल रहे हैं। 40 और 47 के बीच कहीं न कहीं जिस राम राज्य की परिकल्पना हमने कर रखी है, या जो वास्तव में राम राज्य था, वो वापस इस देश में स्थापित होगा। बहुत सारी अच्छी बातें एनर्जी के क्षेत्र में, आर्थिक समानता के क्षेत्र में, सैटेलाइट, नक्सलवाद, बहुत सारी बड़ी अच्छी बातें विनोद जी ने बताई जो चल रही हैं, जिनके लिए प्रयास चल रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बाकी मेहमानों से चर्चा करेंगे। नए साल में नए बदलाव, जिंदगी में कितना परिवर्तन आने वाला है, जिंदगी क्या बदलेगी आज, ये सवाल। पिछले साल बहुत सारी अच्छी बातें हुई। जाने माने एक्सपर्ट सदस्य एमएसपी कमेटी विनोद आनंद जी ने ब्रेक से पहले बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या देश में चल रहा है। कृषि सहकारिता, बायो एनर्जी, आर्थिक समानता, सैटेलाइट, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। विनोद जी ने एक एक करके बताया, और उन्होंने कहा कि भाई 2030 तक हम लगभग सोने की चिड़िया जैसे दिखने लगेंगे। 40 और 47 तक तो बिल्कुल राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। वही कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कबहू न व्यापा। तो वो वाली स्थिति लगभग आ जाएगा। अच्छी बात है। हम उम्मीदों के साथ अगर आगे बढ़ें तो मुझे लगता है नकारात्मकता कम होगी, उम्मीदें बढ़ेंगी, देश हमारा तरक्की करेगा। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, मुझे लगता नहीं होगा, मैं तो ये मानता हूँ कि वो ना चाहता हो कि भारत देश तरक्की करे। अगर वो इस देश का वासी है, यहाँ की हवा लेता है, पानी पीता है, यहाँ का अन्न खाता है। अन्न की बात हुई है, किसानों की बात हुई, सहकारिता की बात हुई है, आंदोलनों की बात हुई है। विकास के साथ साथ में विनोद आनंद जी ने उन लोगों के लिए भी संदेश दिया है जो हरदम नकारात्मकता ही खोजते रहते हैं। आंदोलनों को भी उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की है। किसान नेता रुस्तम मोरिंडा हमारे साथ में हैं। किसानों का वर्ग बहुत बड़ा है। आज भी मेरे पास कोई पुष्ट आंकड़े तो नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ एक्सपर्ट के मुंह से ही कि 68 से 70% अभी भी हमारे देश में किसान ही हैं। हालांकि कृषि योग्य भूमि, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इस्तेमाल हो रही है, लेकिन फिर भी अभी हम ये मानते हैं कि 70% किसान हैं इस देश में, और हम उन्हीं के दम पर चल रहे हैं। रुस्तम मोरिंडा, बीता साल कैसा रहा, किसानों ने क्या प्रगति की, और उम्मीद आपको क्या दिख रही है? मैं के न्यूज़ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦੁਬਾਰੇ ਠੰਡ ਆ ਗਈ, ਉਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ
ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ जी ਕਿ जी बोलिए। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1% ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਕੰਟਰੀ ਆ जी ਪਰ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਆ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਮਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੇਟ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਵੇ ਤਾਂ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ, ਜੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2030 ਕੀ 2050 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਵੀਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਵਾਂ साल खुशियां दे नाल मनावे। अच्छी बात है, बहुत बहुत शानदार बात कही है। अपनी पीड़ा भी कह दी और ये भी कह दिया कि भाई हमें हमारे घर जाने दो, नया साल मनाने दो। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जयप्रकाश नारायण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक ऐसे प्रदेश से आते हैं बिहार। अब तो बहुत स्थिति बिहार की सुधर गई, कभी बिहार का नाम लेते ही लोग नाक मुंह बिचकाते थे। हालांकि बिहार वो राज्य है जहाँ विद्वानों की खान है, विद्वान IAS अफसर, IPS अफसर, जो टैलेंट है वो बिहार और झारखंड बहुत महत्वपूर्ण। और हमारे विनोद आनंद जी भी वहीं से आते हैं। सीधे मुझे रुख करना चाहिए मनीष शर्मा का। शुभम गिरी जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मनीष शर्मा आपकी तरफ आ रहा हूँ। विनोद जी ने फैक्ट के साथ में ये बताया कि कैसे कैसे हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछला साल कैसे रहा, सरकार ने किस तरीके से काम किया। हम लोग कहते ना भारत सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया था। बकौल विनोद जी जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो भारत को वापस से सोने की चिड़िया बनाने के लिए बड़े ठोस कदम उठा रही है। और 2040 से 47 तक तो जो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं हम, तो मंदिर की तो स्थापना हो गई। 2024 में एक अद्भुत, अलौकिक, ऐतिहासिक, अद्वितीय कार्य हुआ। अब भगवान राम जिस तरीके का राज चलाते थे, कैसे लोग वहाँ रहते थे, उनको क्या सुकून था, सुख था, सुविधाएं थी,
उस तरीके का इंतजाम भी किया जा रहा है। मनीष शर्मा। अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। हम तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि भारत में 2024 को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो दो स्तरों पे देखना होगा। समाज के स्तर पे अलग देखना होगा और राजनीतिक धारा के स्तर पे, राजनीति के स्तर पे अलग देखना होगा। ये बात हम लोग को समझनी है जी। तो मैं जब समाज की तरफ देखता हूं तो बहुत सारी सकारात्मक बातें दिखती हैं। हमको दिखता है कि देश में 2024 में भाईचारा जो है उसमें विकास हुआ है, भाईचारा में जो है विस्तार हुआ है। हम इसको अगर नीचे जमीन पर देखें तो हम देखें तो समाज के अंदर जो है संविधान को लेकर के चिंता बढ़ी है, संविधान को लेकर के जागरूकता बढ़ गई है। और मैं देख रहा हूं कि इसीलिए समाज ने जो है 400 पार जैसे शब्दों को नकार दिया है। हम अगर देखें तो समाज के अंदर जो है लोकतंत्र को लेकर के वो चिंता बढ़ी है, ये एक उसको लेकर के जागरूकता बढ़ी है, उसकी रक्षा करने की उनके अंदर आकांक्षा का विस्तार हुआ है जी। तो इस बात को हम लोग को समझना है। और इसलिए मुझको लगता है कि मैं जब नौजवानों की तरफ देखता हूं तो उनके अंदर रोजगार पाने की आकांक्षा, रोजगार न मिल पाने की जकड़न, कष्ट, संकट, ये दोनों चीजें आपको दिखेगी। और उनको मैं सड़कों पर उतरते हुए देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, अभी बिहार में भी मैं देख रहा हूं कि उसको लेकर के वो आकांक्षा बढ़ी है। मैं जब देखता हूं अर्थव्यवस्था के स्तर पे तो अर्थव्यवस्था पे स्तर पे अब लोगों में ये चिंता बढ़ गई है कि विकास हो, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बने, लेकिन केवल विकास से काम नहीं चलेगा, रोजगार भी चाहिए, रोजगार विहीन विकास हमको नहीं चाहिए। ये मैं आकांक्षा देख रहा हूं कि इसको लेकर के एक लोगों में चर्चा, लोगों में बातचीत ये बढ़ गई। अब मैं जब किसानों की तरफ देखता हूं तो पहले के मुकाबले आप उनको गलत वादे करके आप उनको पीछे नहीं ले जा सकते हैं, उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। उनसे आप जो वादे करेंगे उनके साथ आपको न्याय करना पड़ेगा। और उसको लेकर के मैं जद्दोजहद यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मैं जब समाज के स्तर पे देखता हूँ तो मैं एक परिवर्तन होता हुआ देखता हूँ और आगे बढ़ता हुआ देश देखता हूँ। लेकिन मैं वही बात राजनीति के स्तर पे नहीं कर सकता हूँ। जब राजनीति के स्तर पे देखता हूँ कि रोजगार के स्तर पे सरकार क्या किया 24 में, तो बहुत निराशा होती है। अर्थव्यवस्था के स्तर पे जब मैं देखता हूँ तो अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत संकट में बनी हुई है, बहुत ही संकट बनी हुई। जब मैं महंगाई को रोकने को लेकर देखता हूं, सरकार की तरफ देखता हूं, तो बहुत भारी संकट से देश जो है महंगाई के मोर्चे पर गुजर रहा है। जब मैं वादों के स्तर पर देखता हूं तो मैं देखता हूं किसानों से किया हुआ एक बड़ा वादा जो है उसको सरकार पूरा करने से भाग रही है। मैं इस बात को देख रहा हूं। मैं जब संविधान को लेकर के चिंता होती है तो वहां देख रहा हूं कि ऐसी सरकार है जो संविधान को बदल देना चाहती है। ठीक है, आप रामराज की बात करें, लेकिन भारत जो है वो भारत की जो विविधता है उसको राम राज्य के जरिए संबोधित नहीं किया जा सकता। इस बात को भी हम लोगों को समझना चाहिए। संविधान के जरिए संबोधित किया जा सकता है और संविधान विविधता के साथ खड़ा है, संविधान सबको बराबरी के साथ खड़ा है, सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाला संविधान है। तो मैं राजनीति के स्तर पर इस संविधान के को लेकर के मैं संकट में देखता हूं कि इस पे एक हमले बढ़े हैं। मैं एक और चीज देख रहा हूं, जनता में लोकतंत्र की चाहत विस्तार ले रही है, लेकिन मैं दमन के स्तर पे देख रहा हूं, सरकारी दमन के स्तर पे मैं देख रहा हूं कि 2024 में यूएपीए का इस्तेमाल जितना हुआ है, आंदोलनों पे जितना हुआ है, बहुत सारे नौजवान जेल में हैं इस समय बड़े पैमाने पर, जो लोकतांत्रिक भाषण एक दे देने के चलते, संविधान के पक्ष में बोलने के चलते और भाईचारा के स्तर पर बोलने के चलते वो अभी जेल में हैं। तो मैं जब लोकतंत्र के स्तर पर देखता हूं तो दमन बढ़ता हुआ देखता हूं। इसको मैं इस बात की चिंता होती है। और मैं एक और बात आपसे कहते हुए कि जब मैं मणिपुर की तरफ देखता हूं, जिसकी चर्चा आप शुरू में कर रहे थे, तो मैं सरकार की ओर से भारी निराश होता हूं, बेहद निराशा होती है सरकार की तरफ से। और खास करके प्रधानमंत्री जी से बहुत निराशा होती है कि वो इस दौरान 600 दिनों के से जो चल रहा है वहां, और हजारों लोग वहां पे परेशान हैं, मारे गए हैं, लाखों लोग उजड़ चुके हैं और पूरी दुनिया में हमारा प्रधानमंत्री जाता है, लेकिन मणिपुर जाने से वो जो है अभी तक परहेज कर रहा है। तो इस चिंता में राजनीतिक स्तर पर देखता हूं, उसको लेकर के बेचैनी हो रही है। लेकिन मैं आशा ये देख रहा हूं कि समाज बदल रहा है, समाज सामने से आकर के सरकार से आंख से आंख मिलाकर के अर्थव्यवस्था पे बात कर रहा है, रोजगार पे बात कर रहा है, खेती किसानी पे बात कर रहा है, समाज, संविधान और लोकतंत्र पे बात कर रहा है, और ये मेरे लिए सकारात्मक बात। मनीष, एक छोटा सा और प्रश्न पूछूंगा आपसे। जैसे आपने मणिपुर का जिक्र किया, एन बीरेन सिंह ने आज माफी मांग ली है, सॉरी
साल के आखिरी दिन, इसे कैसे देखते हैं? ये एक मैंने कह लीजिए कि अब वो जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है। मैं उसको इस रूप में देख रहा हूं कि आप ये मसला अब मुख्यमंत्री के स्तर का रह ही नहीं गया है। ये मसला तो प्रधानमंत्री के स्तर पे है ना। अब ये मसला राष्ट्रीय भी नहीं रह गया है, अब ये मसला अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। तो अब ये किसी मुख्यमंत्री के कुछ बोल देने से इतना भीषण अत्याचार, इतनी भीषण जो है वहां हिंसा, इतना भीषण अलगाव, और वहां कोर्ट ने भी फैसला बदल लिया है। वहां कोर्ट ने भी जो फैसला दिया था वो भी चेंज कर लिया है, और अब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं। लेकिन शर्मनाक ये है कि हमारा प्रधानमंत्री क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, और उनको हस्तक्षेप किए बगैर, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको वास्तविक सजा दिए बगैर आप ये कुछ जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा होगा। मुझको लगता है ये काफी नहीं है, ये नाकाफी है, बहुत कम है। और ये इससे गुनाह जो किया है इस सरकार ने, चुप रहने का गुनाह और जनता को छोड़ देने का, उनके ऊपर छोड़ देने का जो गुनाह किया है सरकार ने, वो माफी लायक नहीं है। उसमें तो कार्रवाई में पड़ना। ठीक है मनीष, ठीक है, थैंक यू। शुभम गिरी जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में हैं, हरिद्वार के महंत हैं, और इस वक्त आजकल महाराज जी का डेरा कुंभ के लिए प्रयागराज में जमा हुआ है। पीछे मुझे वो दृश्य दिख रहा है, महाराज जी बेहद प्रफुल्लित और आनंदित हैं, कुंभ का आनंद ले रहे हैं। हम लोग विनोद आनंद जी को लेकर शीघ्र ही आएंगे आपके पास और कुंभ का दर्शन करेंगे। महाराज जी निश्चित तौर पर वहाँ गंगा माई का दर्शन करेंगे, संगम पे स्नान करेंगे। सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं, महाराज जी के जरिए तीर्थराज को प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी बहुत, ये भी एक अपने आप में कुंभ ही एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है। मैं उसे इवेंट तो नहीं कहूँगा, आजकल कुंभ को इवेंट कहने का चलन हो गया है। इवेंट तो नहीं है वो, एक हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है, और वो एक घटनाक्रम है जो अद्भुत है, अद्वितीय है। हर बार कुछ अद्वितीय सा दिखता है। पिछला जो साल 24 था, बहुत सारे घटनाक्रम हुए, और अब 25 में तीर्थराज में ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। किस तरह देख रहे हैं महाराज जी? शुभम गिरी जी महाराज। शुभम गिरी जी महाराज। मुझे लगता है उनका संपर्क टूट गया है। हाँ, मुझे लगता है कि महाराज जी का संपर्क टूट गया है। मैं जयप्रकाश जी की तरफ रुख कर लेता हूँ। जयप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, बहुत अच्छी बातें विनोद आनंद जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मनीष ने अपनी चिंताएं जाहिर की। किसान नेता रुस्तम मोरिंडा ने विनम्र विनती की है सरकार से कि भाई हमें घर जाने दो, हमें शौक नहीं चढ़ा है कि नए साल में हम बॉर्डर पे पड़े हुए ठंड में, हमारी बातें सुन लो, दिल पे हाथ रखो और कहो कि हमने जो वादे किए थे हम पूरे कर रहे हैं, कब तक कर देंगे। या दिल पर हाथ रख कर कह दो कि नहीं करेंगे, तब भी कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे। ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं इस देश में। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो नारा है ना कि देश हम सबसे बड़ा है, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं 24 को और 25 की उम्मीदें, तो आपके शब्दों में क्या वो दृश्य हमें दिख रहा है? जयप्रकाश जी। जी, अभी रामचरित का एक चौपाई आप कोट कर रहे थे जी कि विनोद आनंद जी ने के अनुसार इस पूरे देश में राम राज आने वाला है, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। हाँ, कबहू न व्यापा। जी, काहू नहीं व्यापा। अच्छा, काहू नहीं व्यापा, काहू नहीं व्यापा, ठीक, किसी को नहीं व्यापा। हाँ हाँ ठीक। लेकिन इस पर जरा ध्यान दें तो वो सब के घर में ही था। दैहिक ताप पूरा रात रात सोए ही नहीं। शारीरिक दैहिक ताप, भौतिक ताप था कि माँ सीता का बच्चा पैदा होता है जंगल में। दैविक ताप था कि उनकी तीनों माताएं विधवा थी। भौतिक ताप था कि आज सीता जो जगत के हुए पूरे राज्य की ये है और उनका बच्चा पैदा हो जंगल में। ये सारे ताप उन्हीं के घर में था।
लेकिन आज अंतर यही है कि अन्य प्रजाओं के अंदर प्रजाओं के बीच में वो ताप नहीं थे। वो सारा ताप राजा स्वयं सह लेता था उस जी। समय। लेकिन आज जो है ये सारे ताप किसान ये कर रहे हैं, भोग रहे हैं। सारे ताप हमारे विद्यार्थी भोग रहे हैं। हमारे सारे ताप ये देश के में रहने वाले, निवास करने वाले लोग, मणिपुर के लोग वगैरह के लोग ये जो है भोग रहे हैं। तो हम नहीं तो निराशा में है और न ही आशा में है। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं कि जहां उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों को प्रणाम किया जाता है। ये 24 जा रहा है, 25 आने वाला है। उसमें ये बात कि जो डूबेगा, जिसका अस्त है, उसका उदय निश्चित है। इसलिए भारत, हम इस आशा के साथ बैठे हैं कि जरूर भारत का राजा अगर पूरा ताप स्वयं अपने ऊपर ले लिया, यहाँ के सारे कारिंदे अपने ऊपर ले लिए, तो निश्चित रूप से ये ताप जो है वो स्वयं लेंगे तो देश के प्रजा सुखी रहेंगे। अगर प्रजाओं को छोड़ देंगे तो प्रजा दुखी रहेगी और राजा सुखी रहेगा। ये दोनों में से किसी एक को तो सुखी होने के लिए राम राज्य का वो बात तो याद करना ही पड़ेगा। राम के यहाँ सब कुछ था, राम खुद, राजा खुद सहा, लेकिन प्रजाओं के लिए सहा। और लेकिन आज उल्टा है, वो राम राज्य आएगा कैसे जब तक राजा भोगी हो जाएगा, राजा जोगी नहीं होगा राम की तरह, तब तक दिखता नहीं है। लेकिन इस आशा के साथ, इस भाव के साथ हम लोग जी रहे हैं कि जिसका अस्त है, उस छठ के महापर्व की तरह जिसका अस्त है, उदय भी निश्चित है। इस भाव में हम लोग बहुत शानदार बात कही है जयप्रकाश जी ने। वो कहा कि भाई राम की तरह राजा जोगी हो तो जाहिर सी बात है ताप तो हर लेगा वो, भले ही उसके घर में ताप हो, वो उनका परिवार ताप झेले, लेकिन जनता का ताप हर लेगा। और राजा अगर जोगी न हो के भोगी हो जाए तो जनता ताप झेलेगी। उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं वो ये जोगी ही हैं। रुख सीधे करेंगे शुभम गिरी जी महाराज का, जिनका संपर्क भी हमसे कट गया था। महाराज जी, बहुत अच्छे मोड में ये चर्चा चल रही है और एक अच्छे मोड पर जयप्रकाश जी ने इसको लाकर छोड़ा है। विनोद आनंद जी से हमने चर्चा शुरू की थी और अब कुछ ही मिनट हमारे पास बचे हैं और चर्चा बड़ी शानदार तरीके से अपनी अपनी बातें, सभी ने अपनी बातें भी कह दी, अपने मनोभाव भी व्यक्त कर दिए और चर्चा बहुत सकारात्मक रूप से चल रही है। अभी जयप्रकाश जी ने कहा कि अगर राम राज्य तभी बनेगा जब राजा जोगी हो, और आप भी जोगी हैं, साधु हैं, तो इसको हम लोग कैसे देखें, राम राज्य को, सोने की चिड़िया को? तो सभी को जो अंग्रेजी नववर्ष आ रहा है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी धर्मों की अपनी मान्यता होती है। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को आता है, लेकिन मैं पहले ही इस नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपके लिए उमंग भराए नववर्ष रहे। दुर्गेंद्र जी, आपके लिए भी, आप भी मेरी प्रेरणा के स्रोत हो। और जो हमारे किसान भाई बैठे हैं, जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं, जो किसानों का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़े अन्नदाता है। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पंजाब भूमि से है, पंजाब भूमि से मैं भी हूँ। क्योंकि जब चढ़ता पंजाब और लांगा पंजाब है, लांगा पंजाब जो पाकिस्तान में गया है, जहाँ करतारपुर कॉरिडोर बना है, और उसी प्रकार से, और चढ़ता पंजाब जो भारत में पंजाब है। सबसे पहले तो राम राज्य की बात होगी। 2025 नेताओं के लिए बहुत घातक वो है, ज्यादातर सत्ताधारियों के लिए बहुत घातक वर्ष है। और अभी भी देखिए कुंभ का जो महाराज जी आप डरा रहे हैं, महाराज जी आप डरा रहे हैं, आप नेताओं को डरा रहे हैं महाराज जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ दुर्गेंद्र जी, ध्यान से सुनिए, बड़ी ध्यान से सुनिए जी। और मीडिया के लिए वर्ष बहुत अच्छा है, और मीडिया, मैं सोचता हूँ के न्यूज के लिए अच्छा हो और आपकी टीआरपी बढ़े और आपके लिए बहुत अच्छी उमंग रहे। बहुत धन्यवाद।
में आपका नाम हो। हम जी तो जी यही कंटिन्यू करिए आशा महाराज। करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। जहां तक है कि नेताओं के लिए 2025 बहुत खतरनाक वर्ष है, ज्यादा यहाँ पर थोड़ा सा पंजाब में मेरे को थोड़ा सा खतरा दिख रहा है, लेकिन इस वर्ष में थोड़ा जो खाली स्थान आतंकी होंगे उनका थोड़ा अंत होने की संभावना लग रही है। दूसरी बात, इस वर्ष में हमने बहुत बड़े अर्थशास्त्री को खोया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया, ओम प्रकाश चौटाला जी को खोया। अब 2025 के वर्ष में भी हम किसी बड़ी हस्तियों को खोएंगे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को खोएंगे। साथ में 2025 के वर्ष में सेब का उत्पादन तो ज्यादा होगा, लेकिन चावल और गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम होगा। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राम राज्य तो आएगा, लेकिन राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन कुछ राम राज्य के साथ साथ कुछ चमत्कार भी इस देश में दिखेंगे, कुछ एकता का सूत्र भी इस देश में दिखेगा। लेकिन नेताओं के लिए, क्योंकि उल्ट पुल्ट भाषाओं का बयानबाजी इस वर्ष में होने वाली है नेताओं के मुंह से। और जहां तक ये बात है कि मीडिया के लिए ये वर्ष अच्छा है, और राम राज्य जब आएगा तो भगवान श्री राम को जब 1 वर्ष हो जाएंगे अयोध्या में, तो उसके बाद धीरे 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 सभी कार्यों को आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो है जो राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को, और लद्दाख को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लद्दाख में भी एक विधानसभा वो बच जाएगी। उसके बावजूद आपको ये बता देता हूँ, अभी कुंभ मेले का कार्य बहुत ढीला चला है जोगिंदर जी, थोड़े थोड़े कार्य बन गए हैं, लेकिन हाँ विपक्ष अब सरकार से हाथापाई मतलब लड़ता रहेगा, संसद सत्र चलने नहीं देगा, बीच में हस्तक्षेप बड़े बड़े नेताओं को करना पड़ेगा। ऐसा इस वर्ष होगा। अरे आज तो आप महंत के बजाय ज्योतिषी ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें। आपने इतना जबरदस्त, हालांकि ये वाला एक महात्मा ने आपके बारे में बताया था कि आप महंत तो हैं ही, लेकिन ज्योतिषी बहुत तगड़े वाले छुपे वाले हैं। और मैंने आपसे कह के मैं हार गया, आपने मुझे कुछ नहीं बताया। ऑन स्क्रीन देखिए, क्योंकि बात देश की है तो आप बताओगे, ये अच्छी बात है जी। 41 सीटें ला रही है, कांग्रेस का भी ग्राफ बढ़ रहा है। दिल्ली में 4 सीटें कांग्रेस लाएगी, आम आदमी पार्टी 41 लाएगी, यहाँ तक कि बीजेपी भी लाएगी, थोड़े बहुत 1-2 निर्दलीय भी जीतेंगे। बीजेपी में भी बड़ी बगावत होगी दिल्ली में, ये भी लिख लो मेरी बात 2025 में। आम आदमी पार्टी में नहीं होगी महाराज जी? क्या है? आम आदमी पार्टी में नहीं होगी? आम आदमी पार्टी 41 या 40 सीटें लाएगी दिल्ली में। अच्छा चलिए, हम लोगों ने लाभ कर लिया, दिल्ली चुनाव के बाद बात करेंगे आपसे। लेकिन कुंभ में आप हैं इस समय, तीर्थराज की बात करिए, तीर्थराज की बात करिए, फिर मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी कह रहे हैं कि अब समय नहीं है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जितने भी बैठे मेरा सहयोग जी, यहाँ पर तीर्थराज में इस समय लोग भूमि के लिए बहुत वो कर रहे हैं, नई संस्थाओं को कहीं को भूमि नहीं प्राप्त हुई है, वहां के तीर्थ पुरोहित परेशान है, रात को 3-3 बजे तक अधिकारियों से मिल रहे हैं, फिर अधिकारी भगा रहे हैं। लेकिन ये अधिकारियों के लिए भी ये वर्ष बड़ा खतरनाक रहेगा, अधिकारियों को भी लोग इस बार डांटेंगे। इस बार अधिकारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल, ये 3 मतलब जो भारतवर्ष के अधिकारी लोग हैं, इनके लिए भी वर्ष बहुत घातक रहेगा। लेकिन इसमें कुछ प्रमोशनें अधिकारियों की होगी। महाराज जी, हमें लग रहा है आप बिल्कुल डराने के मूड में हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। और अरे आपको तो जमीन वमीन दे दी है ना, कि धमका रहे हो आप? मेरे को तो दी है, लेकिन जो संघर्षशील साधु 80 वर्ष के बैठे हुए हैं, उनके लिए तो मुझे पक्ष रखना ही पड़ेगा। दुर्गेंद्र जी, अगर आप लाइन में खड़े होंगे मेरे से मिलने के लिए, अगर मैं आपको बोलूं गेट आउट, तो फिर मेरे को गलत नहीं लगेगा, आपको गलत नहीं लगेगा? बताइए। नहीं तो अब तो कुंभ शुरू होने वाला है, आप कह रहे हैं अभी तैयारियां नहीं है, क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अभी आपको दिखा देते कई जगह तैयारियां नहीं है, अब धीरे धीरे तैयारियां हो रही है। लेकिन हाँ, योगी जी कुछ भ्रमण कर रहे हैं, तो तब से तैयारियां हो रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी जो भ्रमण करिए, भ्रमण उनको करना नहीं चाहिए था, उनको कुंभ के बाद स्नान करते तो बहुत अच्छा रहता। चलिए ठीक है, अब चूंकि बहुत 1-2-3 सेकंड है, विनोद आनंद जी के पास मैं जाऊंगा जल्दी से। विनोद जी, बस 20 सेकंड में, चूंकि कार्यक्रम का समय ओवर हो चुका है, और आज सहयोगी ने कहा कि जरा त्वरित गति से मेरी बात मान जाइए और खत्म कर दीजिए। विनोद जी, इन सब के बाद एक कोई सकारात्मक संदेश, कोई सकारात्मक सूत्र इस देश के लिए? मैं 14 करोड़ किसानों की तरफ से कह रहा हूं, और हमारे लगभग 12 करोड़ बिहारियों की तरफ से कह रहा हूं। हम 75 वर्षों से पूरे देश में मजदूरी कर रहे हैं, हम खेत खोद रहे हैं, हम आपकी गाड़ियां चला रहे हैं और ठंड में ठिठुर रहे हैं, और उसके बाद भी हमें प्रताड़ित किया जाता है। अगर जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा के साथ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ जो विकास का कार्य किया गया इस देश में, उसका 10% भी हमारे साथ अगर किया जाता,
तो हम देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि देश के पूरे भूभाग को पलट देने की और एक विशाल देश बनाते और आने वाले समय में हम बनाएंगे और हम मेहनत करेंगे, हम सब साथ में रहेंगे। संस्कृत में एक श्लोक है, समानी आकृति समान हृदय च। तो मैं यही कहूंगा कि लेट अस वर्क टुगेदर, जी हम सब साथ में आए, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े, सहकार करें और विकास करें। ठीक है मनीष जी 10 सेकेंड जल्दी से अनम्यूट करिए मनीष जी। म्यूट पे हैं आप मनीष जी। जी, मैं बस उम्मीद करूंगा कि 2025 का जो वर्ष है वह जनता का वर्ष होगा, समाज के बेहतरी का वर्ष होगा और देश और संविधान और देश और लोकतंत्र और ज्यादा आगे बढ़ेगा, ये उम्मीद करूंगा। और इसमें जो भी बाधा आएगा जनता उसका खुल करके मुकाबला करेगी और जीतेगी। बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत आभार। नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। मनीष शर्मा, विनोदानंद जी, रुस्तम मोरिंडा, जयप्रकाश नारायण, शुभमगिरी जी महाराज और तमाम उन दर्शकों को, करोड़ों करोड़ दर्शक जो के न्यूज़ से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें अपना कीमती वक्त देते हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम।